नमस्कार साथियों, जैसा कि अपन ने बताया था कि जब सेट का एग्ज़ाम होगा तो अपन उसमें से जो मैथ्स की जो सवाल आएंगे उनको अपन हल करके देखेंगे, पूरा एनालिसिस करके देखेंगे कि कैसे उनको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपन जो 27 तारीख को अपना जो पेपर हो रहा है आज, तो उसके अंदर जो पहली और जो द्वितीय पारे हैं उसके अंदर जो गणित के जो सवाल आए हैं उनको हल करते हैं। एक बार देखते हैं, पेपर देख लेते हैं। तो ये प्रथम पारी का सवाल है। उसने कह रखा है कि एक आयत का परिमाप, पहला सवाल देखते हैं। एक आयत दे रखा है, उसका परिमाप हमको दे रखा था। आयत का परिमाप दे रखा है इसने 90 मीटर। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यदि लंबाई माना अपन चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई x मान ले, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। बहुत आसान से सवाल इन्होंने पूछे हैं। तो अपन जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसने दे रखा है अपन को 90 मीटर। तो 2 गुणा लंबाई कितनी, लंबाई 2x और चौड़ाई x बराबर 90। तो कितना हो गया यहाँ से 2 गुणा 3x बराबर 90। तो x जब अपन इसको 6 से भाग देंगे तो 90 बटा 6। अब ये पूछ रहा है अपन से कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अपन जानते हैं जब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो x को 90 बटा 6 रख देते हैं। देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपने पास आ गई 2 गुणा 90 बटे 6 और चौड़ाई अपने पास आ गई 90 बटे 6। अब इसको काटेंगे अपन, 2 से काट दे 3 बार, 3 से इसको 30 बार काट सकते हैं और 6 से इसको 5 बार काट दिया तो मीटर स्क्वायर, इसका 450 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। बहुत आसान से सवाल पूछे हैं। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल करते हैं। डस्टर था ना, डस्टर देख, चलो हाथ से दिखा देते हैं। अगला सवाल करते हैं। अगला वीडियो है, अगला क्वेश्चन है। दे रखा है उसमें ए और बी की मासिक औसत मासिक आय, ए प्लस बी का औसत, और इसकी मासिक आय दे रखी है उसने अपन को 6000 रुपये। तो इसको हल कर लेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, ये 12000। और बी और सी की औसत मासिक आय, बी प्लस सी की औसत मासिक आय उसने दे रखी है अपन को 5500। मतलब इसको हल करेंगे मतलब बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 11000। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ऐसे उसने ए और सी की औसत मासिक आय दे रखी है उसने 5250। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये 10500। अपन क्या करेंगे कि ए प्रथम और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट वाले समीकरण को जोड़ देंगे। फर्स्ट और लास्ट को जब a प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस b प्लस c। तो कितना है अपने पास, यहाँ से अपने पास 12000 है और यहाँ से 10500। तो अपने पास आ गए 22500, ये 22500। अब समीकरण नंबर 4 में से अपन सेकंड को घटा दे, bc है अपने पास यहाँ से। जब समीकरण नंबर 4 में से अपन 3 को घटाएं, 2 को घटाएंगे, 11000 को जब इसमें से घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 2a, bc से bc घट गया, और यहाँ से 22500 से अपन 11000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 11500। और जब इसमें से अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और ये तो एक का जो मासिक आय आई वो 5750 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ था, अगला प्रश्न है
m से n समानुपातिक हो, m से n समानुपातिक हो एवं m 5 जबकि n मतलब उसने ऐसा कहा रखा है कि m n के समानुपाती है और एक m का मान उसने 5 दे दिया, एक n का मान उसने 4 दे दिया और एक और अलग से n का मान क्या दे दिया उसने 20 दे दिया। मतलब मैं इसको m1 और n1 मान लेता हूँ, इसको n2 मान लेता हूँ और वो अपन से m का मान पूछ रहा है, मतलब m2 का मान पूछ रहा है। मतलब जब मैं m1 प्रोपोर्शनल m2 n मतलब n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, कोई नियतांक आएगा ये मैं माना कि इसको नाम देता हूँ m1 k n1। ऐसे अगला कोई दूसरा बिंदु मानते हैं k और ये n2। जब मैं इसमें आपस में भाग दे दूँ, चलो भाग दे देते हैं, पहले और दूसरे समीकरण में क्या आ जाएगा m1 बटा m2 n1 बटा n2। सीधा समीकरण में मान पुट करेंगे 5 बटा m2 का मान अपन को निकालना है और n1 का मान 4 और इसका मान 20। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो m2 का मान कितना आ गया 20 गुणा 5 बटा 4। जब इसको 4 से काटूंगा 5 बार और 5 को 5 से गुणा करूंगा तो m2 का मान मेरे पास कितना प्राप्त हो गया 25। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है ए। अलग अलग सीरीज के अंदर अलग अलग ऑप्शन होंगे तो इसमें तो ए आ रहा है। अब अगला प्रश्न इसमें दे रखा है ये कह रहा है कि एक शीत संग्रहागार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। मैं ये कहूँ या तो एक फ्रिज मान लूँ या फिर जहाँ चीजों को सुरक्षित रखते हैं तो उसका जो ताप मेंटेनेंस करते हैं तो वह जगह एक, तो वह एक प्रकार से कमरा अपन मान लेते हैं जिसमें अपन बहुत सारी सब्जियों या फलों को हम अपन परिरक्षण करते हैं। जैसे अपने इसको फ्रिज मान है तो फ्रिज मान लो या फिर एक, तो इसने कहा है कि उसकी चौड़ाई मतलब उसकी लंबाई, उसकी लंबाई मैं माना कि x मान लेता हूं। उसने कहा कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है तो मतलब चौड़ाई यही होगी, तो ये x है तो उसकी लंबाई 2x होगी। इसने कहा है कि उसकी ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है ये 3 मीटर दे रखी है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है और दरवाजों को भी शामिल करना है। माना यहाँ दरवाजा होता है इसका तो उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब दरवाजों को हटाना नहीं है, मतलब 4 फलक अपने पास हो गए। तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसने दे रखा है। चारों दीवारें कौन कौन सी, एक तो सामने वाली, एक इसके पीछे वाली, बगल दोनों बगल वाली। तो ये तो है, एक तो ये वाली, एक सेम इसी प्रकार से ये वाली, तो 2 हो गई। तो मैं जब इसका ये आयत भी तो बनेगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या बनेगा, इधर भी आयत बनेगा और उधर भी आयत बनेगा, तो 2 आयत होंगे सेम सेम। तो लंबाई क्या x गुणा ऊपर का ले लो 3x प्लस क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन चारों दीवारों का। इस वाले फलक का जो क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई। अब जब अपन 3m 3 मीटर है ये, तो मीटर को लिखना जरूरी नहीं है तो 3 आ जाएगा। तो अपन अब देखते हैं ये वाला आयत जो फलक है इसको और पीछे वाले को लेंगे तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 से अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा 2x बराबर ये क्षेत्रफल कितना दे रहा है उसने 100। उसने चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। 2 दीवारें तो एक तो सामने वाली, एक पीछे वाली और एक दोनों रूम। जैसे अपना एक मकान होता है उसके छत को और धरातल को अपन हटा दें, उसके बाद में 4 दीवारें बचती हैं तो चारों दीवारों से कितना दे दिया उसने 108। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6x प्लस यहाँ से कितना आ गया 12x और ये कितना हो गया 108 और यहाँ से कितना 18x बराबर 108। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास 6। 8 मतलब 12 आपको यहाँ से प्राप्त हो गए। 18 का भाग जब अपन देंगे तो 18 का भाग जब अपन दे रहे 6 बार, जब 18 का भाग अपन 108 में देंगे तो 6 बार जाएगा तो x का मान अपन को 6 प्राप्त हो गया और 2x का मान अपन को 12 प्राप्त हो गया। और एक भुजा की लंबाई अपन को, मतलब ये तो हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई और एक ऊंचाई का मान उसने दे रखा है अपन को 3 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ये चारों दीवारें हैं या फिर इनसे बना जो ये पूरा घनाभ है इनका क्या घनाभ बन रहा है। तो ये कह रहा है कि इस घनाभ का आयतन कितना होगा। तो आयतन के लिए क्या होता है, घनाभ बन रहा है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो यहाँ से क्या आ गया, लंबाई अपने पास से 12, चौड़ाई अपने पास से 6 और ऊंचाई अपने पास से 3। तो कितनी आ गई अपने पास ये 72, 72 गुणा 3 तो कितना हो गया 6 और 7 21 मतलब 216 मीटर क्यूब उसका आयतन आएगा अपने पास। जो ये शीत संग्रहागार है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक कमरा दे रखा है, इसकी लंबाई इसने दे रखी है 12 मीटर, 9 मीटर चौड़ा, मतलब चौड़ाई दे रखी है इसकी 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है इसने अपन को 8 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कोई एक बांस का डंडा अपन रखे तो उस डंडे की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। अपन जानते हैं कोई एक घनाभ है, कमरा मतलब घनाभ, इसमें अधिकतर जब अपन किसी भी डंडे को रखेंगे तो इस प्रकार रखेंगे। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र अपन जानते हैं। जब घनाभ का विकर्ण अपन देखते हैं, घनाभ का विकर्ण ही सबसे बड़ा डंडा होगा उस पर रखे जाने वाला उस कमरे के अंदर। यदि घनाभ का जो विकर्ण होता है ना वही सबसे बड़ा उसके लिए डंडा होगा। तो क्या होता है घनाभ का विकर्ण या फिर डंडे की मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 81 प्लस 64। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो 144 और 81 और 64 तो ये तो कितने हो गए 9, 6 और 8 और 4 ये हो गया 8 और 1 2। तो ये अंडर रूट अपने पास आता है 17 का। 2 8 9 वर्गमूल होता है अपने पास 17 का। तो अपने पास जो इसने पूछा कि डंडे की अधिकतम लंबाई क्या होगी तो 17 मीटर उस डंडे की अधिकतम लंबाई हो सकती है अपने पास। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत सीधे सीधे से प्रश्न दिए हैं, जो थोड़ा सा भी यदि पढ़ के गया होगा तो उसके सवाल गलत होने में कोई चांस नहीं है। एक इसने सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा है, सभी एग्जाम में लगभग आता ही है। एक वृत्त दे रखा है, एक गोलाकार भाग जो एक वृत्त है कुल मिला के, भाग के चारों एक वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि मतलब अंदर वाले वृत्त की परिधि दे रखी है। कितनी दे रखी है अंदर वाली परिधि में 2 पाई स्मॉल आर, इस वाली त्रिज्या की मैं स्मॉल आर मान लेता हूं और बड़े वाले की यहां से इस वाले की मैं कैपिटल में आर मान लेता हूं। 2 पाई आर का मान उसने दे रखा है अपन को 660 मीटर। अब वो कह रहा है यदि बीच वाला ये रास्ता 14 मीटर चौड़ा है, 14 मीटर चौड़ा है तो बड़े वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। सीधा उसने पूछा है परिधि नहीं, परिधि की त्रिज्या क्या होगी, मतलब मिला के वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिधि की त्रिज्या हो या वृत्त की त्रिज्या, बात है कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो मतलब क्या 2 पाई आर बराबर ये 660 तो स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया 2 का भाग और यहां से अपन पाएगा मतलब 22/7, 22/7 है तो 60 होता 22 हो गया यहाँ से। तो यहां से अपन 11 से काटे तो 2 बार, 11 से काटे तो इसको 3 बार 6 बार तो 60 हो गया। जब यहाँ 4 से मैं इसको काट दूं तो 15 चौक 60 और 15 गुणा 7 अपने पास मतलब 105 अपने पास आर का मान आ गया। जब स्मॉल वृत्त का मान अपने पास 105 सॉरी, जब स्मॉल वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास 105 मीटर आएगी तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी स्मॉल आर प्लस 14। तो स्मॉल आर तो अपने पास 105 है और बड़ा वृत्त के लिए बीच की जो चौड़ाई वाली भाग है वो कितना दे रखा है 14 मीटर। तो कितना हो जाएगा 119 मीटर, मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 119 मीटर होगी। फिर उसने अगला एक सवाल दे रखा है बहुत सीधा सा, सवाल है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर, यदि किसी व्यक्ति को 20% की हानि हो गई
तो मतलब उसके पास कितने परसेंट में उसने बेचा, तो 80% में उसने बेचा। तो 80% में उसने बेचा तो 80% के उसने कितने रुपए दिए, 400 रुपये। मतलब कुल मिला के उसने कहा कि 20% हानि में बेच दिया, हानि में बेचा। 20% हानि में तो बेचा, लेकिन कितने रुपए में बेचा, 400 में। 20% हानि 400 मतलब 80% में उसने बेचा। कुल मिला के उस वस्तु को 80% में बेच दिया। 80% का मतलब ये एक किसी को गुणा कर दिया अपना, 80% हो गया अपने पास। तो इसका 100% कितना था, अरे उस वस्तु का 80% का मतलब हो गया 400, तो 100% का मतलब कितना हो गया, इसको एक मान लो। तो 400 बटा 80 गुणा 100, जब मैं इसको इससे काटूंगा मतलब मेरे पास वो वस्तु की राशि कितनी थी, पूरी राशि मेरे पास 500 रुपये थी उस वस्तु की, और 80% मैंने 20%, यदि इसको आप 20% हानि में बेचोगे मतलब 80% में, और इसका 80% 400 ही होगा। अब वो कह रहा है कि उसे उस वस्तु को मतलब 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत में, इस पर आपको कितने परसेंट लाभ चाहिए, 10%। जब 10% लाभ चाहिए किसी वस्तु पर 10% लाभ, 10% लाभ होगा तो 500 का 110, 10% का मतलब ये हो गया, 10% का मतलब अधिक, तो मतलब 110 लिख दो, ये हो गया। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो मेरे पास यदि मैं उसको 10% लाभ में बेचूं उस वस्तु को, तो मेरे पास मुझको मिलेंगे 550 रुपये। एक प्रश्न है रीजनिंग के तरह का है ये प्रश्न, पर फिर भी इसको देख लेते हैं अपन। 11 से 70 में संख्या दे रखी है अपन को कि 11 से 70 तक उसके अंदर कुल कितनी संख्याएं ऐसी होगी जो 7 से तो पूर्णतः विभाजित होगी और 3 से अभाज्य होगी। मतलब अपन ऐसा कर ले, 3 से अभाज्य संख्या निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अपन 7 से भाज्य पूर्ण भाज्य वाली संख्या निकाल लेते हैं, तो 7 का बाड़ा जब अपन बोलते हैं, और कहाँ तक उसने ये और अच्छा आसान बनाने के लिए उसने कह दिया कि 11 से 70 तक। तो अपन पूरा बाड़ा लिखेंगे पहले, 7, 14, 28, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और ये 70। अब जब अपने संख्या की उसने कहा है कि संख्या कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, 11 से 70 के बीच में, मतलब 70 भी नहीं लेना, 70 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसने कहा है कि 11 से 70 तक, तो 11 में इंक्लूड है मतलब, तो ये संख्या नहीं आएगी इसमें पहले। अब वो कह रहा है कि 7 से विभाजित, तो 7 से तो पूरी विभाजित होती है, लेकिन उसने ऐसा कहा है कि 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, 3 का भाग उसमें पूरी बार नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं किसी कौन सी संख्या गुणा करते हैं, इसमें 3 का भाग नहीं जाता पूरी बार, 21 में जाता है, 28 में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता, 35 में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता। यहाँ से अपन देखेंगे तो 49 में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता, 56 में देखते हैं तो 56 में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता, और 70 में जब इसमें देखेंगे तो 70 का अपन देखेंगे तो 70 में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता। तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या ऐसी आई जिसमें 3 का पूरी बार भाग नहीं जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। माना अपन मान लेते हैं कि राकेश की आय कितनी, 100 रुपए। उसने कह दिया कि राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च कर दिया तो 80 रुपये खर्च कर दी, तो बचत कितनी, 20 की। अब राकेश क्या है, बड़ा आदमी हो गया, मतलब उसके पैसा ज्यादा कमाने लग गया, तो उसका आय जो बढ़ गई, उसने कहा है इस सवाल के अंदर 14% आय बढ़ गई, 14% आय बढ़ गई, तो 100 का 14% अपन देखेंगे तो बढ़ गई, मतलब 114% होगी। 114% का मतलब क्या, 114। अब अगले महीने माना कि उसकी आय 114 रुपये हो जाती है। अब वो कह रहा है कि 14% तो उसकी आय हो गई, लेकिन बचत कम हो गई। बचत कितनी घट गई, उसने कहा कि बचत 15% घट जाती है पहले के अपेक्षा। जब उसने कहा बचत 15% कम, मतलब पहले 20 थी
अरे पहले 20 थी तो अब बचत कम हो गई कितने परसेंट? 15%। मतलब 20 का कितना? 85%। 20 का 85% देख लो या फिर 20 का 15% देख लो। जब 85% आपने इसको देखा तो 2 से ये कट गया और यहां से कितना बार? 5 बार, तो यहां से कितना गया? 17। तो जो पहले बचत हो रही थी 20 रुपए, अब बचत कम हो गई, कितने रह गई? 17 रुपए। अब अपन जानते हैं कि उसके पास आय है, तो आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्चा। अरे अपन कोई चीज कमाते हैं तो फिर कहाँ उठते हैं? तो बचा लेते हैं या फिर खर्च कर देते हैं। तो आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्चे। तो अब ये बताओ, जब उसने बचत 17 रुपए की तो खर्चा कितना किया? घटा लेते हैं। 114 में से 17, तो 114 में से 17 घटाया अपने, अपने पास 97 बचे। अब उसने कहा कि खर्चा कितना बढ़ा? अरे जब वो पहले 80 रुपए खर्च कर रहा था, वहां अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 97 रुपए। तो 97 रुपए खर्च कर रहा है, उसका परसेंट उसने पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? 97 में से किससे 80 को घटा देंगे और तुलना किससे करेंगे? पहले से। जब तुलना पहले से की तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास? 17। जब यहाँ 17 आया तो 17/80% निकालेंगे। देखते हैं उसके खर्चे कितने बढ़ते हैं। काट दिया इसको और जब अपन ने यहाँ अपन को प्राप्त हो गया तो 70/8। जब अपन इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 10 तो एक बार, फिर 10 8 तो समथिंग 10 10 वापस 2 और फिर 20 का मतलब 5, तो 21.25% के समथिंग उसके क्या हो गए? क्या है वर्तमान में खर्चे। देखते हैं एक और सवाल है, लास्ट जो बचा हुआ है। एक सवाल है, शायद ये ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है। सवाल है कि ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को, मतलब 1 जनवरी से मानो, ए अपने मित्र से 31 दिसंबर 2011 को, मतलब ए आदमी बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है। 2000 रुपये उधार लेता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त, मैं अगले 1 साल बाद में तुझे पैसे लौटा दूंगा, और इसकी जो इंटरेस्ट वो दूसरा दोस्त बोलता है, वो बताता है 8% ब्याज के साथ वो उसको लौटा देगा। उसने कहा कि 8% दर के हिसाब से वह 1 साल बाद उसको लौटा देगा। पर क्या होता है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 की 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज से उसे भुगतान कर देगा। ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को, अब क्या हुआ, ए के पास पहले से ही पैसे आ गए, मतलब तो वह क्यों उधार लेगा? चुका देगा। जब उसने चुकाया पैसा, तब उस टाइम पे वो डेट बता रहा है कि 1 जुलाई 2012 को उसके पास पैसे आ गए और वो चुका देगा। मतलब पर टाइम देखते हैं अपन, तो दिसंबर से 1 जुलाई तक, मतलब दिसंबर तो महीना निकल गया, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई इंक्लूड है ही नहीं क्योंकि 1 जुलाई की बात है। तो कितने महीने, कितने माह, मतलब तो कितने माह है अपने पास? 6, मतलब साल कितने? आधा वर्ष उसने कहा है। तो उसने कहा है कि अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? नॉर्मल सी बात है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन, ये तो है ब्याज, मूलधन गुणा दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन कितना? 2000 रुपये। और कितने टाइम के लिए? आधे साल के लिए। कितने की दर मांग रहा है? 8% की दर बटा 100। तो इसको इससे काट दिया अपन ने, तो यहां से कितना बच गया अपने पास? मतलब वह 6 महीने के अंदर 80 रुपये ब्याज का अपने दूसरे दोस्त बी को देगा। तो ये सेट जो प्रथम पारी और सेकंड पारी थे, उनके क्वेश्चन थे, बहुत आसान से उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो जब भी अगली पारी का जो एग्जाम होगा, 23 तारीख को जो एग्जाम हो रहा है अपना, तो उसके जो फर्स्ट, उसकी प्रथम पारी और उसकी सेकंड पारी का जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे अपन।
और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें गणित के जो जो प्रश्न अपन को उसमें से लगेंगे वो जरूर अपन सोल्व कराएंगे, को सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद।